नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अभी हम डिस्कशन को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं चार भाई इज ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो बोलते हैं कि चार भाई निम्नलिखित में से किस जनजाति की पारंपरिक एक परिषद है। देखो, जो हमारे पास अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पर आती हैं, तो बोलते हैं कि ट्राइब्स ऐसी हैं जहां पर ट्रेडिशनल काउंसिल्स बनाए गए हैं, कुछ परिषद बनाए गए हैं जिनके फैसले होते हैं, जो अलग अलग फैसले जो हैं वो अलग अलग टाइम पर लेते हैं। तो वैसे ही चार भाई कर भी एक ट्रेडिशनल काउंसिल बनाई गई है और ये किन्नौराज के बीच में बनाई गई है। इनके किन्नौर में लोग रहते हैं या फिर जिनको किन्नर ट्राइब भी आप पढ़ते हैं एग्जाम में, वो जो है जिनके बीच में ये चार भाई जो है वो ट्रेडिशनल काउंसिल जो है वो होती है। अब इस चार भाई ट्रेडिशनल काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में कि क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे सारी बातें हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये जो चार भाई एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती है, क्या इसमें महिलाएं सदस्य होती हैं या नहीं होती हैं। तो महिलाएं इसका सदस्य नहीं होती। वुमेन नेवर बिकेम मेंबर ऑफ चार भाई, ये आपने ध्यान रखना है। चार भाई जो है ये बनाई क्यों गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन किया जा सके किन्नर ट्राइब के बीच में। और इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल है ये चार भाई। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें एक चार होता है, एक हल मंडी होता है, एक तो किन्या होता है और एक माख्या तो होता ही होता है। माख्या यानी कि मुखिया एक तरह से। तो ये जो पोस्ट ऑफ माख्या या फिर मुखिया होती है ये, और चार की जो पोस्ट होती है वो हमेशा राजपूत ही यहाँ पर इस पोस्ट पर जो है वो रहते हैं। माख्या मुखिया कह सकते हैं, चार कह सकते हैं। और बोलते हैं कि जो हलमानी हो गया और तो किन्या हो गया, ये कोल्लीज के द्वारा, कोल्ली जो एक कम्युनिटी है उसके द्वारा ही जो है ये पोस्टें जो है वो भरी जाते हैं या फिर वही इनके ऊपर जो है मेंबर बनते हैं। और महिलाएं तो कभी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि महिलाएं इसका मेंबर नहीं होती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या महिलाएं इसका मेंबर हो सकती हैं? नहीं, चार भाई का मेंबर महिलाएं नहीं हो सकती। और किस किस तरह से ये ट्राइब है, किस किस तरह से ये कम्युनिटी है, वो आपको पता है। किन्नौराज के बीच में हम मैरिज के टाइप अलग पढ़ते हैं, डाइवोर्स के टाइप अलग पढ़ते हैं। आज हमने इनकी कम्युनिटी काउंसिल के बारे में पढ़ लिया। तो काउंसिल के बारे में डिटेल से जो आपको पॉइंट याद रखने हैं वो ये चार पॉइंट हैं यहाँ पर जो मैंने बनाए हुए हैं, इतना ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का इनमें से सबसे बड़ा जिला कौन है, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो बात करते हैं। देखिए, अगर हम हिमाचल के इन चार जिलों में देखते हैं तो इनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर ओवरऑल हिमाचल में देखेंगे तब तो आपको पता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और आप फटाफट जो है वो उसका आंसर कर भी देते हैं, परंतु यहाँ पर तो लाहौल स्पीति ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हिमाचल के 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया पता होना चाहिए और उनके बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर चंबा, किन्नौर, कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ, फिर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। इनमें से जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो कितना है, वो है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% जो है वो कवर करता है। और यही जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल का इनमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में तो किन्नौर भी दिया गया है। किन्नौर का एरिया अगर हम देखेंगे तो 6401 कर इसका एरिया आता है और 11.50% ये पूरे हिमाचल के एरिया का बनता है। यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कांगड़ा का एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है और इसका एरिया जो है वो 10.31% करके जो है वो दिया गया है। अगर हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो 3950 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है और ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो 7.09% जो है वो कवर करता है। ये आपने यहाँ से ध्यान रख लिया। अब आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है इन टर्म ऑफ एरिया और इन टर्म ऑफ एरिया सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। इसका एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 24.86% कवर करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चंबा डिस्ट्रिक्ट ही आपका आता है। किन्नौर हमने डिस्कस कर लिया, वो तीसरे नंबर पर आता है। कांगड़ा की अगर हम बात करेंगे तो कांगड़ा जो है चौथे नंबर पर आता है। कांगड़ा भी हमने डिस्कस किया। कुल्लू की अगर हम बात करते हैं तो 5वें नंबर पर आता है, जिसका एरिया 5503 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 9.88% कवर करता है। शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो 6वें नंबर पर शिमला का एरिया आता है 5131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% कवर करता है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको बता रहा था जो कि 7.01% कवर करता है, उसका एरिया 3950 स्क्वायर किलोमीटर है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो उसका एरिया 2825 स्क्वायर किलोमीटर है, 5.07% जो है ये कवर करता है।
सोलन डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे थे। सोलन डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो 1936 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल का 3.48% कवर करता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट पूरे हिमाचल का 1548 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है और 2.77% में ये बनता है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट 1167 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10 बनता है। हमीरपुर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसका एरिया 1118 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो बनता है। तो पूरे हिमाचल का एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। मैंने याद रखने के लिए मैंने जो हमारा टेस्ट सीरीज ग्रुप है उसके ऊपर मैंने शेयर भी किया था ये आपके साथ, वहाँ पर आपको मिल गया होगा। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है देखते रहें। और इनको याद करने का सिंपल ट्रिक है कि जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सबसे पहले याद रख लीजिए, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिए, छोटा डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिए, 3 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए। फिर हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है तो उसको याद रख लीजिए आप। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आपका एक आ जाएगा, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर अपना कोई पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिए, छठा अपने दोस्त का डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे बनकर पूरे 12 जिले कहीं ना कहीं से कवर हो जाएंगे। अगर आपने 7-8 जिले भी कवर कर लिए तो बाकी 3-4 तो ऐसे ही हो जाते हैं कवर। फिर परंतु याद तो करने पड़ेंगे ना, तो कोशिश करें याद करने की हर एक डिस्ट्रिक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर ब्रिटिश टुगेदर विद प्रीमू एंड डांगी वजीर फोर्स्ड 100 गोरखास टू सरेंडर इन जुब्बल स्टेट। तो बोलते हैं कि किस वर्ष अंग्रेजों ने प्राइमू एक और डांगी वजीर हुआ करते थे, इनके साथ मिलकर जो है वो 100 से अधिक गोरखाओं को, या फिर हजारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से आप गोरखा कह लीजिए, ऐसे गोरखाओं को जो था वो जुब्बल राज्य से आत्मसमर्पण करने के लिए जो था वो मजबूर कर दिया था। होता ऐसा है ना कि जब गोरखा आक्रमण करते हैं बिलासपुर के राजा के कहने पर संसार चंद के ऊपर, तो संसार चंद को तो उन्होंने हराने की कोशिश की, एक तरह से हरा भी दिया था। कांगड़ा के लिए वो नहीं भेज पाए थे, परंतु उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बाकी जो पहाड़ी रियासतें होती हैं उनके ऊपर भी अपना प्रभाव जमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर बाकी रियासतों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ गया। पहले तो उन्होंने थोड़ी सी रिलीफ हिमाचल को दी संसार चंद को शांत करके, परंतु फिर वो एक दिक्कत तैयार यहाँ पर हो जाते हैं आकर। फिर उनको दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता लेनी पड़ी। तो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कुछ एक वजीर ऐसे थे, प्रेमू और दांगी वजीर जुब्बल के, जिन्होंने गोरखाओं को दबाने के लिए, सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था। ये 1815 की जो है वो कहानी रही है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आपको क्या ध्यान रखना है कि 1815 में जो राजा हुआ करते थे उस टाइम वो कौन हुआ करते थे। तो 1815 में जो था वो राजा जो जुब्बल के हुआ करते थे वो कौन होते थे, जुब्बल के राजा जो था वो राजा पूर्णचंद जो था वो हुआ करते थे। और राजा पूर्णचंद को जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा राणा की उपाधि भी जो था वो दी गई थी, राणा की उपाधि उनको दी गई थी। और साथ में ही ध्यान रखना है कि गोरखाओं, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो गोरखाओं के द्वारा आक्रमण किया गया था जुब्बल के ऊपर, तो जुब्बल के राजा कौन थे उस टाइम। तो वो राजा पूर्णचंद हुआ करते थे, पूर्णचंद करके उनका नाम आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि जुब्बल रियासत की स्थापना किसने की थी। जुब्बल रियासत की स्थापना जो की गई थी वो राजा करमचंद के द्वारा की गई थी। राजा करमचंद ने जो था वो जुब्बल रियासत की स्थापना 1195 में 1195 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की थी। और जुब्बल रियासत जो था वो सिरमौर रियासत की जागीर जो था वो हुआ करती थी स्टार्टिंग से ही। और जब गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर होता है तब इसको जो है वो वहाँ से स्वतंत्र करवाया जाता है। और उसके बाद यहाँ के जो राजा थे करमचंद, उनके द्वारा जो था वो इसकी राजधानी को भी शिफ्ट किया गया, सोनपुर में राजधानी बनाया गया। फिर उसके बाद पुराना जुब्बल भी इसकी राजधानी बनी थी। और फिर देवरा को इसकी राजधानी बनाया गया। और देवरा में जो राजधानी बनाई गई थी वो इम्पोर्टेंट है, देवरा में जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी राणा गौरचंद के द्वारा। तो राणा गौरचंद के द्वारा देवरा में अपनी राजधानी जो था वो बनाई गई थी, यानी कि जुब्बल की राजधानी देवरा में बनाई गई थी। तो जब 15 अप्रैल 1948 आती है तो जुब्बल का क्या स्टेटस था, जुब्बल जो था वो महासू एक जो डिस्ट्रिक्ट बना था, महासू में इसको मिला दिया गया था और हिमाचल का एक भाग बन गई थी। परंतु जुब्बल के जो अंतिम शासक थे उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जुब्बल के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा दिग्विजय चंद। दिग्विजय चंद का नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पर क्या लिखा गया था, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा गया था। यहाँ पर वही लिखते हैं कि यहाँ पर तो सरेंडर कर दिया, उसके बाद जो है वो चौपाल को जीता गया। और उसके बाद जो है रावणगढ़ फोर्ट के ऊपर भी उनके द्वारा अटैक किया गया। और रणजौर सिंह थापा के कंट्रोल में जो था वो रावणगढ़ फोर्ट था, तो उसको भी अपने अधीन में अंग्रेजों के द्वारा उस टाइम ले लिया गया था। तो ये अंग्रेजों का स्टेटस रहा था। 12 मार्च 1815 को जो था वो जुब्बल स्टेट वैसे जो था वो सक्सेसफुल होता है कि वो हजारों गोरखाओं का, सैकड़ों गोरखाओं का जो है वो सरेंडर करवा पाए। तो वैसे जो था वो बात यहाँ पर हुई थी।
अगला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं वाई एस परमार वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ HHRC यानी कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ऑन मार्च 1947, कि वाई एस परमार जो था वो मार्च 1947 में HHRC यानी कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे बोलते हैं पंडित पद्मदेव जो था वो इलेक्ट किए गए थे जनरल सेक्रेटरी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के मार्च 1947 में। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, हम एनालाइज करते हैं दोनों को, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले पेपर 1 के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम्स या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी तक देखिए स्लॉट 1 वैसे बुक हो चुका था, हमने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया है थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि तो आप चाहें तो इसे स्लॉट 1 में अभी भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और अब देखो स्लॉट 1 एक्सटेंड हुआ है तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि स्लॉट 1 बुक हो गया और स्लॉट 2 जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट जो है ये स्लॉट 1 पर है, आप इसमें अवेल कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो उसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, जैसे हिमाचल जीके को टॉपिक वाइज कवर किया है, तो उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। और नेशनल इंटरनेशनल जीके का भी वही है कि क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किए, सॉल्व्ड पार्ट आपके साथ शेयर किया, अनसॉल्व्ड पार्ट शेयर किया है वहाँ पर, और फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन भी की है। और करंट अफेयर का भी वही है जो हमने लास्ट के अक्टूबर नवंबर महीना अभी तक कवर कर लिया है, दिसंबर महीना भी जल्दी कवर करेंगे। उसका भी पहले अनसॉल्व्ड पार्ट आपके साथ, फिर सॉल्व्ड पार्ट साथ साथ में ही, और फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में ही। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप कैसे प्रैक्टिस उसको करते हैं। तो आप चाहें तो स्लॉट 1 में रजिस्टर कर सकते हैं, जब तक मौका मिल रहा है तब तक आप फायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन में बोलते हैं कि वाई एस परमार जो है वो इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। अगर हम इस हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बात करते हैं, HHRC की, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ना वो 1946 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। 1946 में इसको एस्टेब्लाइज किया जाता है और मार्च 1946 में जो इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, वो वाई एस परमार ही बनाए जाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, वाई एस परमार को 1947 में इसका प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाता है। और दूसरी बात है कि इसके जो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे मार्च 1947 में, वो बनाया गया था पंडित पद्मदेव को। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि पंडित पद्मदेव जो था वो इसके जनरल सेक्रेटरी जो था वो 1947 मार्च में जो था वो बने थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास सही हैं। तो यहाँ से एक तो आपको पता चला हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। 1947 में जो था वो इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था और इसका जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, वो भी आपको जो है वो पता चल जाता है। मार्च महीने में जो था ये बनाया गया था। तो इतना आपने हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के बारे में ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज आपने नहीं करना है हिमालयन रियासती प्रजामंडल के द्वारा। ये जो HRPM था इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। HRPM जो है इसकी स्थापना 1938 में जो था वो की गई थी। ठीक है, ये भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है एक्सप्लेनेशन में जो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट न्यूज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 रीच्ड शिमला फ्रॉम अम्बाला ऑन। तो बोलते हैं कि 1857 का जो विद्रोह होता है उसकी पहली खबर शिमला कब पहुंची थी, अम्बाला से ये न्यूज फैलना स्टार्ट हुई और शिमला तक पहुंचती है ये मई के महीने में। 12 मई 1857 को जो था ये शिमला में खबर आकर पहुंचती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पहली न्यूज़ पहुंचती है। उस टाइम जो कमांडर ऑफ चीफ हुआ करते थे शिमला हिल्स के, वो कौन हुआ करते थे, वो जनरल एंसन जो था वो हुआ करते थे। जनरल एंसन का नाम आपने ध्यान रखना है, ये हुआ करते थे उस टाइम कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल्स। और अगर हम डिप्टी कमिश्नर की बात करें कि उस टाइम शिमला के कौन हुआ करते थे, तो वो लॉर्ड विलियम हे जो था वो हुआ करते थे। कौन? लॉर्ड विलियम हे जो था वो हुआ करते थे, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो व्यक्तियों के नाम भी इंपॉर्टेंट है जब 1857 के विद्रोह की जो है बात की जाए। जब भी 1857 के विद्रोह की हिमाचल में बात हो रही है, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो पूरे हिमाचल के मैक्सिमम राजाओं ने साथ दिया था। कुछ एक रियासतों ने शरण दे दी अंग्रेजों को, कुछ एक ने कैसे हेल्प की, कुछ एक ने कैसे हेल्प की, परंतु बुशहर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी उस टाइम, उसके राजा के द्वारा जो था वो अंग्रेजों को सहायता नहीं की गई थी। बुशहर के जो राजा उस टाइम हुआ करते थे वो हुआ करते थे राजा शमशेर सिंह। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सी रियासत ने उस टाइम साथ नहीं दिया था। और 1857 की क्रांति की अगर आप बात करें तो बेसिकली ये क्रांति जो था वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी और 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुई थी। 10 मई 1857 को ये ओरिजिनली मेरठ से जो है वो स्टार्ट होती है। और बेसिक जो रीज़न था कि स्टार्ट क्यों होती है, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा उस टाइम ना हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सेना में होते थे, तो उनके द्वारा
जो उस टाइम राइफल्स यूज़ की जाती थी, उस टाइम चर्बी वाले कारतूस जो था वो पेश किए जाते थे। अब लोगों में अफवाह फैला दी गई कि ये जो चर्बी वाले कारतूस हैं ये गाय और सूअर के मांस से जो है वो बने हुए हैं। अब गाय और सूअर दोनों ही जो है वो पूजनीय हैं, गाय हिंदू में पूजनीय है, सूअर दूसरी साइड माना जाता है मुस्लिम्स में। तो फिर लोगों में और बातों को लेकर भी आक्रोश था, एक और मेन रीज़न जो था वो मिल गया, फिर ये क्रांति स्टार्ट होती है। फिर तो और भी छोटे छोटे रीज़न बहुत सारे थे यहाँ पर जुड़े, तो ये आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प्ड राजा संसार चंद टू एक्सपेल गोरखा फ्रॉम कांगड़ा। राजा संसार चंद की हेल्प किसने की थी गोरखाओं को कांगड़ा से भगाने में? तो अगर हम बात करते हैं कांगड़ा की, कि कांगड़ा से जो था वो गोरखाओं को भगाया गया था, वो किसने जो था वो भगाया था? तो देखो, गोरखाओं के द्वारा कांगड़ा किला नहीं भेजा जा रहा था। राजा संसार चंद क्या हुआ था, उसने कांगड़ा के किले में जाकर शरण ले ली थी। काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पर खुद को जो है वो लॉकडाउन करके रखता है, परंतु फिर क्या होता है कि उनका राशन वगैरह खत्म हो जाता है, फिर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो फिर महाराजा संसार चंद अपने भाई को भेजते हैं महाराजा रणजीत सिंह के पास कि जाओ भाई उनसे हेल्प मांगो जाकर। फिर उन्होंने गोरखाओं को यहाँ से भगाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, महाराजा रणजीत सिंह ने हेल्प की थी। अब महाराजा रणजीत सिंह ने भी फ्री में कोई हेल्प नहीं की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने जो हेल्प की थी ना, उसके बदले महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में एक ज्वालामुखी की संधि जो था वो हस्ताक्षर की थी। तो क्वेश्चन बनता है कि जो ज्वालामुखी की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो ये भी ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी की जो संधि हुई थी वो 1809 में हुई थी, और किस किस के बीच में हुई थी? राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ये संधि जो था वो हुई थी। इसमें महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो कांगड़ा का किला भी ले लिया था संसार चंद से, और 66 अलग से गांव भी लिए थे। तो ये मतलब जबरदस्त डील हुई थी, ये कोई ऐसे हेल्प नहीं की गई थी फ्री में, तो एक अच्छी खासी डील बनाई गई थी। उसके बाद जो था वो हेल्प की गई थी, फिर गोरखाओं को यहाँ से भगाया गया था। फिर कुछ टाइम तक तो संसार चंद जो कांगड़ा का राजा था वो सुजानपुर से अपना राजपाट जो है चलाता है। फिर उसकी मृत्यु भी हो गई थी 1824 में जाकर, बाद में चलकर उसकी मृत्यु 1824 में फिर हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कई बार कि उसकी मृत्यु कब हुई थी। गोरखाओं के द्वारा कब कांगड़ा के ऊपर अटैक किया गया? तो 1805 में गोरखाओं ने अटैक कर दिया था। अच्छा, बिलासपुर के कहने पर अटैक किया था, तो बिलासपुर का वो राजा कौन सा था जिसके कहने पर जो था वो अटैक किया था? तो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे राजा महान चंद हुआ करते थे। फिर गोरखाओं के और संसार चंद के बीच में जो युद्ध होता है वो कहाँ पर होता है? वो महल मोरिया में इनकी युद्ध या लड़ाई होती है। अब महल मोरिया प्रेजेंट टाइम में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है, ये भी पता चला आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर पीपल ऑफ हिंडूर, जिसको भी नालागढ़ बोलते हैं, रिवल्टेड अगेंस्ट द करप्ट एंड डेस्पोटिक पॉलिसीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर। तो बोलते हैं कि वजीर गुलाम कादिर एक हुआ करता था, इसकी जो पॉलिसीज थी वो बड़ी ही जो है वो भ्रष्ट थी, निरंकुश नीतियां थी इसकी। अब इनके खिलाफ लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है हिंडूर के लोगों के द्वारा। हिंडूर के लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है वो कौन से ईयर में किया जाता है? तो ये 1859 में आंदोलन किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से भी हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, हिंडूर वैसे तो बोलते हैं कि 1857 में जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था, और 1860 तक ये अंग्रेजों के नियंत्रण में ही रहा था। जो नालागढ़ होता था उसकी हिंडूर की बात की जा रही है, परंतु यहाँ पर जो शासन कर रहे थे वो वजीर कंट्रोल कर रहे थे। तो वजीर के द्वारा क्या किया जाता था? वजीर के द्वारा लोगों के ऊपर जो था वो अलग से टैक्स लगा दिए जाते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, लोग वहाँ से बड़े दुखी थे, परेशान थे। तब लोगों ने जाकर जो था वो एक आंदोलन किया, और 1859 में जो था ये आंदोलन किया गया था। और वजीर का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वजीर का नाम हुआ करता था वजीर गुलाम कादिर। या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वजीर गुलाम कादिर के कार्यकाल के दौरान 1859 में जो था वो आंदोलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो वो हिंडूर में हुआ था। हिंडूर जो है वो प्राचीन नाम है नालागढ़ का। अगर हम हिंडूर की स्थापना की बात करते हैं तो राजा अजय चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और हिंडूर वैसे कहलूर की ही एक शाखा हुआ करती थी। कहलूर यानी कि बिलासपुर जो हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, इससे ही अलग होकर जो था वो हिंडूर बनाया गया था। ठीक है, तो हिंडूर के ऊपर वो मैंने क्वेश्चन बताया भी था आपको, शायद इससे पहले वाले एडिशन में ही बताया था कि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, तो उस टाइम हिंडूर के शासक ने क्या किया? तैमूर लंग के साथ जो था वो समझौता कर लिया, और राजा का नाम हुआ करता था, हिंडूर के जो राजा थे राजा आलमचंद ने तैमूर लंग के साथ समझौता कर लिया ताकि तैमूर लंग जो है वो नालागढ़ को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये 1398 की जो है वो सारी की सारी बात रही थी, ये भी पता चल गया। और साथ में पता चलता है कि नालागढ़ जो शहर आता है प्रेजेंट टाइम में, आप देखते हैं उसकी स्थापना वहाँ के एक राजा हुआ करते विक्रम चंद, जिनके द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक राम शहर भी जो है वो आता है, तो राम शहर
यानी कि रामशहर में रामगढ़ किला हुआ करता था, तो रामगढ़ किले की स्थापना राजा रामचंद्र के द्वारा की गई थी और फिर रामचंद्र ने रामशहर बनाया जिसमें अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो इसने बना दी थी। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो था वो यहाँ के रहे थे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस खास तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन अपने पेपर 1 में पूछता है, ये डाटा याद रखने लायक है। बोलते हैं अंडर मातृशक्ति बीमा योजना फाइनेंशियल सपोर्ट टू 64 हाउस होल्ड ऑफर्ड अप टू दिसंबर 2023। बोलते हैं कि मातृशक्ति बीमा योजना चलाई गई है, इसमें हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2023 तक वित्तीय सहायता जो पेश की गई है वो 64 घरों को जो है वो की गई है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मातृशक्ति बीमा योजना के तहत दिसंबर 2023 तक जो है वो कितने घरों को सपोर्ट दी गई है, वो 64 घरों को ही दी गई है। ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि अंडर मुख्यमंत्री आवास योजना अंटिल दिसंबर 2023 द एजेंसी सैंक्शनड 533 ड्वेलिंग्स की, ये जो मुख्यमंत्री आवास योजना है इसके तहत दिसंबर 2023 तक जो है वो 1553 आवासों को मंजूरी दी गई है। अब ये मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलाई गई है परंतु इसके तहत दिसंबर 2023 तक 1533 घरों को मंजूरी नहीं दी गई है। इतना सही नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। इसके तहत जो मंजूरी दी गई है वो सिर्फ 533 घरों को जो है वो दी गई है, 533 घरों को दी गई है। तो दूसरी स्टेटमेंट में 1500 नहीं, सिर्फ 533 घर ही हैं जिनको मंजूरी जो है वो दी गई है। ये भी क्लियर होता है, दूसरी स्टेटमेंट गलत। हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर वही मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेना, आप लिख दिया है यहाँ पर। तो ये देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शिमला, कि निम्नलिखित में से शिमला के बारे में सही नहीं है कौन सा। देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले तो आपको शिमला का मैप पता होना चाहिए। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, शिमला इज ऑन इट्स साउथ, कुल्लू इज ऑन इट्स नॉर्थ, सोलन इज ऑन इट्स ईस्ट। तो पहले आपको मैप देखना पड़ेगा इसके लिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये देखो ये है अपने हिमाचल का मैप, तो यहाँ पर शिमला डिस्ट्रिक्ट आता है। शिमला के अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट यहाँ पर बना लेंगे, वेस्ट यहाँ पर, साउथ यहाँ पर और नॉर्थ ऊपर को बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि हिमाचल के साउथ में तो सिरमौर आता है, नॉर्थ में कुल्लू आता है, वेस्ट में जो है वो कौन सा सोलन आता है यहाँ पर वेस्ट में। और अगर आप बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट में स्पेसिफिक रूप से कोई नहीं आता, परंतु ऊपर से काउंट करेंगे तो किन्नौर आ जाएगा, अदरवाइज किन्नौर नॉर्थ ईस्ट में जो है वो फॉल करता है। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन जो है वो मिलेगी। यहाँ से बोलते हैं यहाँ पर कि सिरमौर इज ऑन इट्स साउथ, कि सिरमौर इसके साउथ में था। जब हमने ऐसे डायरेक्शंस बनाई थी ना, ईस्ट यहाँ पर बनाया था, वेस्ट यहाँ पर, साउथ यहाँ पर, नॉर्थ यहाँ पर, तो साउथ में तो सिरमौर ही आया था, बिल्कुल सही बात है, सिरमौर इसके साउथ में आता है। कुल्लू इसके नॉर्थ में आता है, कुल्लू इज ऑन इट्स नॉर्थ, तो बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ में कुल्लू ही जो था वो फॉल किया था। और बोलते हैं सोलन इज ऑन इट्स ईस्ट, कि सोलन इसके ईस्ट में आता है, तो सोलन तो यहाँ पर आया था वेस्ट में, ईस्ट में नहीं आया था, ये वेस्ट में आया था। तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और चौथी स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि शिमला में जो सतलुज नदी एंटर करती है वो बादल नामक स्थान पर करती है, तो भड़ाल इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, सतलुज नदी जो एंटर करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में वो भड़ाल में ही एंटर करती है, तो ये भी सही है। पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, ये नॉट ट्रू है, ये सही स्टेटमेंट जो है वो नहीं है। तो सोलन इज ऑन इट्स वेस्ट जो है आएगा, सोलन जो है वो इसके वेस्ट में आता है। और बाकी आपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स देख लिए। सतलुज नदी के बारे में भी आपको पता चल गया कि शिमला में ये कहाँ पर जो है वो एंटर करती है। शिमला में जो इसकी ट्राइब्यूटरीज बनती हैं, सहायक नदियाँ बनती हैं, उसमें जो है वो एक सावेरा आती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक सावेरा करके जो है वो इसकी सहायक नदी आती है। एक नोगली जो कि काफ़ी फेमस नदी है, इसकी सहायक नदी नोगली इसकी सहायक नदी जो है वो बनती है। एक जो है वो खेखर इसकी सहायक नदी जो है वो शिमला में बनती है, ये खेखर शिमला में इसकी सहायक नदी बनती है। इसके अलावा छामदा भी एक बनती है, छामदा भी आपने सहायक नदी ध्यान रखनी है, इसके बारे में मैं क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा आपको। एक मानछद बनती है, मानछद आपने ध्यान रखनी है, ये भी सतलुज की सहायक नदी है शिमला में। तो ये 4, 5, 6 सहायक नदियाँ आपने इसकी नोट कर ली। आगे बोलते हैं ओनली मनु टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल में जो एकमात्र मनु का मंदिर है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। अगर हम हिमाचल में मंदिरों की बात करते हैं तो ये मनु टेम्पल, ओनली मनु टेम्पल आपने कहाँ पर पढ़ रखा है कि हिमाचल में एकमात्र मनु टेम्पल जो है वो कहाँ पर आता है।
तो ये आपने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो डेफिनेटली पढ़ रखा है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू में जो है वो मनु टेम्पल आता है। अगर हम कुल्लू में ही मंदिरों की बात करते हैं कि कौन कौन से मंदिर जो है कुल्लू में आते हैं, तो एक तो मनु टेम्पल आपने पढ़ लिया। मनु टेम्पल जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और आता कहाँ पर है एग्जैक्टली, अगर हम कुल्लू की ही बात कर रहे हैं तो कुल्लू में शांचार करके एक जगह है जहाँ पर ये आता है, यहाँ पर जो है ये आता है। और कुल्लू में ये मनु टेम्पल है, ये पता चल गया। पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है, ये पता चल गया। अगर हम कुल्लू में बात करते हैं तो हमें माता हडिम्बा का मंदिर जो है वो कुल्लू में देखने को मिलता है, जो कि पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। कुल्लू में ही हमें माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी देखने को मिलता है। ये माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और ये भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। कुल्लू में हमें बिजली महादेव मंदिर देखने को मिलता है, वो बिजली महादेव मंदिर पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कुल्लू में जो है वो हमें देखने को मिलता है मल्लाना, एक जगह का नाम है, और मल्लाना में जो है वो जामलू देवता की पूजा जो है वो की जाती है। तो जामलू देवता का मंदिर हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही देखने को मिलता है। भगवान रघुनाथ जी का मंदिर वहाँ पर है, और भी बहुत सारे फेमस मंदिर जो है वो कुल्लू में जो है हो सकते हैं, जैसे कि त्रियुगी नारायण मंदिर हो गया। त्रियुगी नारायण मंदिर भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है और कुल्लू के देयार में स्थित है। भजौरा टेम्पल हो गया, भजौरा टेम्पल जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, तो उसका आर्किटेक्ट स्टाइल भी ध्यान रखा है। तो ये हमने कुल्लू के अलग अलग मंदिर जान लिए। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वो मनु मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो वहाँ पर आप मंदिर भी अलग से पढ़ेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए अभी क्या पूछा गया है आपसे। बोलते हैं इन विच ईयर कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। पंजाब की जो टेम्परेरी कैपिटल हुआ करती थी वो पहले शिमला में होती थी, फिर उसके बाद चंडीगढ़ को शिफ्ट कर दिया गया था उसको। तो वो कौन से ईयर की बात रही है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने जल्दी से कमेंट करके बताना है। इससे पहले वाली वीडियो में पहला ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। वहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।